नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं, राजस्थान के नक्शे पर ये कोई आम सफर नहीं होगा। हम शहरों में नहीं बल्कि समय में पीछे जाएंगे, उन पुराने भूले बिसरे नामों और उनके पीछे की कहानियों को खोज निकालेंगे। कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े शहर हैं, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, क्या इनके नाम हमेशा से यही थे? शायद नहीं। तो चलिए जरा समय का पहिया घुमाते हैं और देखते हैं कि आज के नक्शे के नीचे कौन सी पुरानी पहचान छिपी हुई है। तो अपनी खोज की शुरुआत करते हैं उत्तरी योद्धाओं की भूमि से। ये एक ऐसा इलाका था जहां एक बहुत ही ताकतवर कबीले का दबदबा था। एक ऐसा कबीला जिसने, आप कह सकते हैं, इस पूरे इलाके का इतिहास ही बदल कर रख दिया। इस जगह को कहते थे यौधे क्षेत्र। नाम से ही पता चल रहा है इसका नाम यौधे जनजाति पर पड़ा। और ये लोग सिर्फ जबरदस्त लड़ाके ही नहीं थे, बल्कि इनका अपना एक रिपब्लिकन सिस्टम था, मतलब एक गणतांत्रिक शासन। और इतने पावरफुल थे कि इतिहास में इनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। देखिए, यौधेय सिर्फ कोई नाम भर नहीं थे, ये एक असली मिलिट्री पावर थे। इतने ताकतवर कि इन्होंने कुषाण साम्राज्य जैसे बड़े एम्पायर को राजस्थान में आगे बढ़ने से रोक दिया था। कमाल की बात है ना? और तो और, इनके चलाए सिक्के आज भी पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये बताता है कि वो कितने प्रॉस्परस, कितने संपन्न थे। अच्छा, अब यौधेय क्षेत्र से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा जंगली इलाका था। नाम था जंगल प्रदेश। नाम बिल्कुल सीधा साधा है, इसका मतलब था जंगल का देश। एक सूखा और काफी हद तक वीरान इलाका। आज का जो बीकानेर और नागौर का इलाका है ना, वो इसी जांगल प्रदेश में आता था। और ये सूखी जमीन सिर्फ साम्राज्यों का घर नहीं थी। यहाँ तो ऐसी ऐसी किंवदंतियां, ऐसी कहानियां पैदा हुई जो आज भी वहाँ की हवाओं में गूंजती हैं। इसी जगह पर साल 1465 में राव बीका ने बीकानेर शहर की नींव रखी थी। और एक बहुत मशहूर कहानी है कि संत करणी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा था, बीका तेरो बीकानो जोधाना सु सवायो बादशी। मतलब उनका शहर बीकानेर जोधपुर से भी 1.25 गुना ज्यादा फलेगा फूलेगा। अब जो जंगल प्रदेश था, उसकी राजधानी का नाम था अहिछत्रपुर। और यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। संस्कृत में अहि का मतलब होता है नाग, यानी सांप। और इसी अहिछत्रपुर से आज का नाम बना नागौर। है ना कमाल का कनेक्शन? तो चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, एक और बड़े और शानदार दौर में चलते हैं। ये था महाजनपदों का जमाना। प्राचीन भारत के वो महान राज्य जिनकी कहानियां हम अपने महाकाव्यों में भी पढ़ते सुनते आए हैं। आज से बहुत पहले, लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, पूरा भारत 16 बड़े बड़े और शक्तिशाली राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं को महाजनपद कहते थे। और सच पूछिए तो इन्हीं की कहानियां, इन्हीं का इतिहास हमारी सभ्यता की नींव है। और सबसे जरूरी बात क्या है? इन 16 महान राज्यों में से एक, उसका ज्यादातर हिस्सा आज के राजस्थान की सरहदों के अंदर था। जाहिर है, इस वजह से ये इलाका उस जमाने में पावर, कल्चर और पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा सेंटर था। तो कौन सा था ये राज्य? ये था मत्स्य जनपद। आज का जो जयपुर, अलवर और भरतपुर का एरिया है ना, ये सब उसी में आता था। और इसकी कहानी तो महाभारत से बहुत ही गहरे से जुड़ी हुई है। इसकी राजधानी थी विराटनगर। और यहीं पर पांडवों ने अपने वनवास का वो आखिरी 13वां साल बिताया था, अज्ञातवास में, अपनी पहचान छिपाकर। राजा विराट के दरबार में कोई सलाहकार बना, कोई रसोइया, और तो और अर्जुन ने तो बृहन्नला बनकर नृत्य शिक्षक का काम भी किया था। तो मत्स्य जनपद तो मेन था ही, पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही था। कुरु और शूरसेन जैसे दूसरे पावरफुल महाजनपदों की सीमाएं भी राजस्थान के कुछ हिस्सों से लगती थीं। इससे पता चलता है कि ये इलाका स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। चलिए अब थोड़ा दक्षिण और पूरब की तरफ चलते हैं। यहाँ ना जमीन भी बदलती है और नाम भी। यहाँ हम पठारों और पहाड़ियों को देखेंगे और एक ऐसा भाषाई फर्क समझेंगे जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाड़ौती क्षेत्र की। ये एक पठारी इलाका है। इसका नाम पड़ा चौहान वंश की हाड़ा ब्रांच के ऊपर, जिन्होंने कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन सब इलाकों पर बहुत लंबे समय तक राज किया। अब एक बहुत ही मजेदार लिंग्विस्टिक पजल, एक भाषाई पहेली सुलझाते हैं। 2 नाम हैं, वागड़ और बांगड़।
सुनने में एकदम एक जैसे लगते हैं, है ना? पर इनके बीच का पूरा फर्क सिर्फ एक छोटी सी चीज में है। वो है एक बिंदी, जो एक नेजल साउंड, एक अनुनासिक ध्वनि पैदा करती है। और प्रोनंसिएशन का ये जरा सा फर्क दो बिल्कुल अलग ज्योग्राफिकल एरियाज को अलग करता है। जो बिना बिंदी वाला वागड़ है वो है दक्षिणी राजस्थान का पहाड़ी आदिवासी इलाका, और जिसमें बिंदी लगती है वो बांगड़, वो है अरावली के पश्चिम का सेमी एरिड मतलब अर्धशुष्क मैदानी इलाका। एक बिंदी से पूरा भूगोल बदल गया। और अब आखिर में एक नजर डालते हैं मालवा क्षेत्र पर। ये एक बहुत ही हरा भरा, बहुत उपजाऊ इलाका था, मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक फैला हुआ, और इतना प्रॉस्परस था कि ट्रेड का, व्यापार का एक बहुत बड़ा हब बन गया था। सोचिए, मारवाड़ के सूखे रेगिस्तान से जो व्यापारी आते थे, उनके लिए मालवा की यह हरियाली किसी जन्नत जैसी रही होगी। और ये सफ़र इतना इम्पॉर्टेंट था कि लोक गीतों में भी आ गया। गीतों में जो 7 समंदर पार जाने की बात होती थी ना, उसका मतलब असल में मालवा पहुंचने के लिए 7 छोटी छोटी नदियों को पार करना होता था। तो अब तक हमने क्या देखा? यही कि ये नाम सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो इतिहास की गूंज है। इनमें योद्धा कबीलों की कहानियां हैं, महाकाव्यों के राज्यों की दास्तानें हैं, भाषा के दिलचस्प मोड़ हैं और पुराने ट्रेड रूट्स की यादें हैं। ये सब इतिहास की वो आवाजें हैं जो आज भी हमें सुनाई देती हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे और भी बहुत से नाम हैं, जैसे जैसलमेर को ही मांड, वल, दुंगल कितने ही नामों से जाना जाता था। या फिर अजमेर नागौर का वो एरिया जहां चौहानों का राज था, उसे सपादलक्ष कहते थे। मतलब इतिहास की परतें तो हर जगह हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारा अतीत, हमारा इतिहास हर तरफ है। वो इसी नक्शे पर लिखा हुआ है। इतिहास सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं है, वो तो उन जगहों के नामों में बसा है जिन्हें हम रोज देखते हैं। बस उसे पढ़ने की नजर चाहिए। तो अगली बार जब किसी जगह का नाम सामने आए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या पता इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी हो। हमारे आसपास के नामों में न जाने कितना भूला बिसरा इतिहास दफन है।